स्वागत है आप सभी को यू आर मिस सर्वेंट के एपिसोड नंबर 10 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में नाका सुरिकिन फेंक के दिखाती है, जो देखकर ये दोनों तालियां मारते हैं और हितोशी कहता है निंजा सच में बहुत ही कूल होते हैं। नाका इस पर कहती है भले ही मैं खुद को निंजा कहती हूँ, पर मैं अपने भाई के मुकाबले कुछ भी नहीं हूँ और मेरी टैलेंट इतनी भी अमेजिंग नहीं है जितनी वो दिखती है। मैं अक्सर सोचती हूँ अगर मैं एक नॉर्मल फैमिली में पैदा हुई होती तो मैं कैसी होती। इस पर यूकी कहती है मैं तुम्हारी फीलिंग को समझ सकती हूँ, मैं भी नॉर्मल होना चाहती हूँ। हालांकि मैं अभी भी ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरे लिए नॉर्मल होना क्या है। आगे वो नाका के पास जाकर कहती है अगर मैं तुमसे इन्हीं सभी चीजों के बारे में बात कर पाती तो मुझे लगता है मेरे दिल को थोड़ा सा राहत मिलेगा। इस पर नाका कहती है हाँ क्यों नहीं। आगे यूकी कहती है मैं भी हथियार फेंकने में माहिर हूँ। नाका कहती है मैं तुम्हारे स्किल को देखना चाहती हूँ। उन दोनों के इतने अच्छे से घुलते मिलते हुए देखकर हितोशी यहाँ पर काफी खुश होता है। तभी यहाँ पर ग्रीस आ जाती है और कहती है मेरे प्यारे हितोशी, तुम तो अपने सपने हरम बनाने की ओर एक कदम आगे बढ़ा चुके हो। तुम्हारे आसपास तो कितने सारे क्यूट लड़कियां हैं। तभी हितोशी कहता है नहीं तुम सब गलत समझ रहे हो। और आगे हम यहाँ पर देखते हैं यूकी चाकू फेंक के नाका को दिखा रही होती है और हितोशी यहाँ पर ग्रेस से पूछ रहा होता है तुम फेस्टिवल में नहीं आई और अचानक से यहाँ पर कैसे आ गई। ग्रेस कहती है क्या मेरे संतरे को तुम्हारे ऊपर दबाना काफी नहीं है, और ऐसा कहकर वो अपने संतरे से हितोशी के पीछे से जोर से दबाने लगती है। तभी यूकी अपनी चाकू फेंकती है, जो देखकर ये दोनों घबरा जाते हैं। ग्रेस यूकी के ऊपर चिल्लाती है और कहती है क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? ये मत भूलना कि तुमने मुझे तुम्हारी छोटी बहन के बारे में जांच करने के लिए कही हो। पर आगे यूकी हितोशी के पास जाकर कहती है मास्टर हितोशी, आपको ऐसे चौंकाने के लिए मुझे माफ करना। और ग्रेस यहाँ पर कहती है मुझे लगता है तुम्हें मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। आगे नाका यहाँ पर ग्रीस से कहती है क्या तुम भी नॉर्मल पर्सन नहीं हो? ग्रीस उसे देखकर कहती है तुम तो हिकागी क्लैन के सबसे छोटी बेटी हो ना। नाका कहती है क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? ग्रीस कहती है मैं तो एक इन्फॉर्मेंट हूँ तो मुझे पता ही होगा। दिन आगे वो नाका के पास जाकर कहती है मैं ये भी जानती हूँ कि तुम ही थी जो कि यूकी की नाम उसके टेस्ट पेपर के ऊपर लिखे थे। जो सुनकर नाका घबरा जाती है। तभी यूकी अपनी हथियार निकाल लेती है, जिससे ग्रीस नाका को छोड़ देती है और आगे वो यूकी से कहती है मुझे मारने के बारे में सोचना भी मत। नेक्स्ट कुछ समय के बाद हितोशी यहाँ पर ग्रीस से पूछता है आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई थी? ग्रेस कहती है असल में मैं अपनी काम के सिलसिले में चाइना जाने वाली हूँ, इसलिए अगर मैं जू के पुराने जाने पहचाने लोगों से पूछूं तो मुझे लगता है मुझे उसकी छोटी बहन के बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है। बजाय इसके कि मैं इस बार में ऑर्गेनाइजेशन से पूछूं, क्योंकि ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तभी यूकी कहती है मुझे मेरी मास्टर का अलावा और किसी के साथ भी मेरी जान पहचान नहीं है। आगे ग्रेस कहती है ये अफसोस की बात है कि मैं तुम लोगों के साथ क्रिसमस नहीं बिता सकती। और आगे वो यूकी को कहती है हितोशी के साथ खूब सारे गर्म भरा रात बिताना। देन इतना कहकर वो यहाँ से चली जाती है। ये सुनकर हितोशी शर्मा जाता है। आगे नाका इन दोनों से पूछती है क्या तुम दोनों रिलेशनशिप में हो? जो सुनकर ये दोनों शर्मा जाते हैं। इस पर नाका माफी मांगती है और कहती है मुझे लगा कि तुम दोनों एक परफेक्ट कपल हो। हितोशी कहता है नहीं हम कोई कपल नहीं है। पर जब वो यूकी को देखता है यूकी पूरी चुप होती है। इस पर वो काफी शर्माने लगता है। आगे यूकी कहती है अपने पुराने जाने पहचानों के बारे में पूछने पर मुझे एक चीज याद आया, मुझे कभी भी किसी के ऊपर इंटरेस्ट नहीं रही, ना ही किसी को मेरे ऊपर। मेरे लिए बस अकेले रहना ही काफी था। पर अब मुझे अपने जिंदगी में ऐसे लोगों को शामिल करने में मजा आता है जिन्हें मैं प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। ये सुनकर ये दोनों ही काफी हैरान होते हैं और हितोशी मन में कहता है मैं देख सकता हूँ कि यूकी की फीलिंग एक तरीके से प्यारी ही है। आगे यहाँ पर बर्फ गिरने लगता है। तभी हितोशी के पास उसका डैड का मैसेज आता है। उसके डैड कहते हैं मैं न्यू ईयर पर जापान में वापस आऊंगा। नेक्स्ट अगले दिन ये दोनों जब बाहर आते हैं तो बाहर हर जगह बर्फ ही बर्फ होता है और आगे मुश्तारो बर्फ के साथ यहाँ पर खेलने लगता है और हितोशी यहाँ पर एक छोटा सा स्नोमैन बनाता है। उसे देखकर यूकी भी स्नोमैन बनाने की कोशिश करती है, पर ये कुछ ज्यादा अच्छा नहीं बनता। हितोशी कहता है चिंता मत करो, ये बिल्कुल तुम्हारी जैसा है। जिस तरह से ये पूरे गोल होने की कोशिश कर रहा है ये मुझे तुम्हारी याद दिलाती है। ये सुनकर यूकी खुश हो जाती है और आगे ये दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। तभी अचानक से आगे मुश्तारा आके यूकी की स्नोमैन को तोड़ देता है। ये देखकर यूकी दुखी हो जाती है और हितोशी से कहती है क्या इसे रिवाइव किया जा सकता है? हितोशी कहता है नहीं, इसे बचाया नहीं जा सकता। जिस पर यूकी और भी ज्यादा दुखी हो जाती है। आगे यहाँ पर हितोशी के पास उसके डैड की कॉल आती है। उसके डैड रिको से उसकी मॉम को कुछ बताने के लिए कहते हैं, जिस पर हितोशी उन्हें हाँ कहता है और यूकी भी यहाँ पर हितोशी को थोड़ी सी परेशानी में देखती है और हितोशी यहाँ पर सोच रहा होता है साल का वो समय आ चुका है। नेक्स्ट हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। हितोशी रिको से मिलने के बाद घर वापस आ रहा होता है और मन में कह रहा होता है यूकी ने कही थी कि वो घर जाते समय मुझसे मिलना चाहती है, पर क्या इसका मतलब यह है कि वो आज रात बाहर खाना खाना चाहती है? तभी वो यहाँ पर काफी सारे भीड़ को देखता है और आगे जब वो भीड़ के अंदर देखता है तो उसे पता लगता है यूकी यहाँ पर खड़ी हुई थी। तभी यूकी हितोशी को देखकर खुश हो जाती है और हितोशी उसे ऐसे देखकर शर्मा जाता है। आगे हितोशी उसे ऐसे देखकर कहता है तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हो? हाँ ये नॉर्मल तो है। पर तभी यूकी अपनी स्कार्फ उतार के उसे पहना देती है और कहती है मुझे लगा कि तुम्हें ठंड लग रही होगी इसलिए मैंने तुम्हारे लिए इसे गर्म रखा। इस पर हितोशी शर्मा जाता है और हड़बड़ाते हुए कहता है अगर तुम क्रिसमस में ऐसा करोगी तो। तभी यूकी उसके हाथ को पकड़ के कहती है हाँ चलो एक डेट पर चले। इस पर हितोशी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है एक डेट पर क्यों? यूकी कहती है रिको ने मुझे सलाह दी कि अगर मैं तुम्हारे साथ डेट पर चलूं
तो तुम बेहतर महसूस करोगे। जब तुम बाहर थे तब रिको की मेरे पास कॉल आई। उसने मुझसे कहा कि तुम थोड़े से चिंतित हो, और इसका अलावा मैंने भी नोटिस किया था कि पहले तुम थोड़े से उदास थे, इसलिए मुझे लगा कि तुम्हारा मूड हल्का करने के लिए मैं जो कुछ भी कर सकूं मुझे तुम्हारे लिए वो करना चाहिए। हितोशी ये सब सुनकर काफी हैरान होता है और आगे कहता है, अगर ऐसा है तो क्या हम अपनी डेट जारी रखें? यूकी इस पर कहती है, हाँ क्यों नहीं। दिन वो दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़ के एक साथ चलने लगते हैं और हितोशी यहाँ पर सोच रहा होता है, आखिर रिको हमेशा ऐसा क्यों करती है। मेरा एक हिस्सा यूकी को इस तरह से देखना पसंद नहीं करता। मेरे लिए तो यूकी एक अडल्ट के शरीर में एक छोटी बच्ची जैसी है। आगे यहाँ पर बर्फ गिरने लगता है। यूकी कहती है, क्या तुम्हें ठंड लग रहा है? हितोशी कहता है, नहीं, मेरे पास तुम्हारा दिया हुआ ये स्कार्फ जो है। हितोशी आगे कहता है, जब बर्फ लाइट के ऊपर गिरता है तो लाइट धुंधला और भी ज्यादा चमकदार दिखता है, इसलिए मुझे बर्फ से सबसे ज्यादा प्यार है। यूकी इस पर काफी हैरान होती है और आगे कहती है, मुझे ये सुनकर काफी खुशी हुई कि आप मुझसे काफी ज्यादा प्यार करते हैं। हितोशी भी उससे ये बात सुनकर काफी हैरान हो जाता है। यूकी आगे कहती है, मैं जानती हूँ कि आप सिर्फ मेरे नाम जैसा ही कोई रेफरेंस दे रहे थे, लेकिन फिर भी मुझे ये सुनकर काफी अच्छा लगा। और हितोशी यहाँ पर शर्म के मारे पूरा लाल हो चुका होता है। नेक्स्ट हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर रिको यूकी को समझा रही होती है कि उसे हितोशी के साथ क्रिसमस डेट में क्या पहन कर जाना चाहिए, पर यूकी को यहाँ पर अच्छे से कुछ समझ नहीं आता और आगे वो कहती है, क्या इस तरह की ड्रेस पहनने से हितोशी की स्पिरिट बढ़ेगा? रिको कहती है, हाँ ये काम करेगा। असल में तुम उसके ऊपर क्रिसमस की मैजिक कर दोगी। तुम्हें उसे अपना और भी ज्यादा खूबसूरत साइड दिखाना होगा और उसे तुम्हारे लिए पूरा पागल कर देना होगा। यूकी इस पर कहती है, मैं समझ गई, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि उनके नजरों में मैं उस बर्फ से भी ज्यादा खूबसूरत बन जाऊं जिसके नाम पर उन्होंने मेरे नाम रखे हैं। नेक्स्ट हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। ये सभी बातें रिको यहाँ पर हितोशी को बता रहा होता है। हितोशी उससे कहता है, क्या तुम्हें लगता है यूकी कोई ऐसी लड़की है जो कि किसी के लिए रोमांटिक फीलिंग रखे? मैं तो इसे इमेजिन भी नहीं कर सकता। रिको कहती है, खैर जैसा कि तुम जानते हो तुम्हारे प्रति मेरी अट्रैक्शन 30 के आसपास है, पर मुझे लगता है यूकी की ये नंबर 1000 से भी ज्यादा होगी। क्या तुम्हें नहीं लगता? और शायद इसलिए अभी तक उसे उसकी रोमांटिक फीलिंग एहसास नहीं हुई है। वो हमेशा से ही तुम्हारे साथ रहना चाहती है, यानी इसका मतलब ये है कि वो तुमसे प्यार करती है। ये सुनकर हितोशी काफी ज्यादा शर्मा जाता है। आगे रिको कहती है, अगर तुम इतने ही चिंतित हो तो फिर तुम लव डायग्नोस्टिक टेस्ट क्यों नहीं देते? इससे हम देख सकते हैं उसके दिल में तुम्हारा पोजीशन कितना हायर है। हितोशी कहता है, मुझे नहीं लगता ऑनलाइन टेस्ट ज्यादा रिलायबल है। रिको कहती है, नहीं ये बिल्कुल सही है। मेरी एक फ्रेंड ने इसकी मदद से अपनी प्यार का इजहार की थी और उसे बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट मिला जैसा कि उसकी उम्मीद थी। दिन रिको इस टेस्ट को शुरू करती है। इस टेस्ट में हितोशी को जितने भी सवाल पूछा जाएगा उसका जवाब हितोशी को हाँ या फिर ना में देना है। रिको कहती है, पहली सवाल, क्या वो तुम्हें फिजिकली छूती है? हितोशी कहता है, हाँ। दूसरा सवाल, क्या वो अक्सर तुम्हारी तारीफ करती है? हितोशी इस पर भी कहता है, हाँ। तीसरा सवाल, क्या वो तुमसे एक्टिवली कन्वर्सेशन करती है? हितोशी कहता है, हाँ। ऐसे ही रिको उससे 25 क्वेश्चन पूछ लेती है और आखिरी क्वेश्चन है, क्या वो तुम्हें कभी कही है वो तुम्हें पसंद करती है लव कन्फेशन का अलावा? इस पर हितोशी को तब का सीन याद आ जाता है जब वो कही थी, मुझे ये सुनकर खुशी हुई कि तुम मुझसे प्यार करते हो। और आगे हितोशी इस सवाल पर जवाब ना कहता है। देन रिको उसे इस टेस्ट के रिजल्ट दिखाती है और कहती है 96% चांस है कि तुम दोनों के मन में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स है। ये देखकर हितोशी काफी ज्यादा हैरान होता है। आगे रिको कहती है, अब तो तुम्हें सिर्फ अपनी प्यार का इजहार करना है, पर हितोशी कहता है, नहीं, मुझे आखिरी 4% की चिंता है। तभी यहाँ पर यूकी बाजार से वापस आ चुकी थी। कुछ समय के बाद रिको उससे कहती है, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछने वाली हूँ, बस तुम उसका जवाब हाँ या ना में देना। दिन रिको उससे वही सभी सारे क्वेश्चन पूछती है जो वो हितोशी से पूछी थी। यूकी भी हितोशी की तरह सारे 24 क्वेश्चन की जवाब हाँ कहती है, जो सुनकर हितोशी यहाँ पर शर्म के मारे पगलाने लगता है। दिन रिको यूकी से आखिरी सवाल पूछती है, क्या बड़े भाई ने कभी तुमसे कहा है कि वो तुम्हें पसंद करता है लव कन्फेशन के अलावा? यूकी इस पर भी कहती है, हाँ, अभी क्रिसमस के दिन ही। आगे रिको कहती है, इस बात की 196% चांस है कि तुम दोनों के मन में एक ही फीलिंग्स है। नेक्स्ट हमें रात का सीन दिखाया जाता है। वो तीनों डिनर कर रहे होते हैं। रिको यहाँ पर यूकी को कहती है, कोटात्सु के अंदर पैर डाल के खाना खाने का मजा लो। यूकी की पैर इतनी बड़ी होती है कि जब वो इसके अंदर अपनी पैर डालती है तो दूसरी ओर से उसकी पैर बाहर आ जाती है। आगे यूकी कहती है, कोटात्सु बहुत ही गर्म और मजेदार है। आगे रिको कहती है, पहले कोटात्सु को बाहर निकाल के कहीं पर रखने की जगह ही नहीं होती थी, क्योंकि बड़े भाई डैड को परेशान करने के लिए घर में हर जगह गंदगी भर देता था। यूकी इस पर कहती है, क्या सच में? तभी हितोशी रिको को चुप रहने के लिए कहता है और मन में कहता है, मैं नहीं चाहता कि यूकी को पता चले कि मैं एक शरारती बच्चा था। पर रिको यहाँ पर चुप नहीं रहती और उसके सारे पोल खोलने लगती है। इस पर हितोशी उसे पैर से बार बार मारने लगता है, पर वो अभी भी चुप नहीं हो रही होती। इस पर हितोशी जब नीचे देखता है तो उसे पता लगता है वो अब तक यूकी को मार रहा था और यूकी यहाँ पर कुछ कह नहीं पा रही होती और हितोशी की यहाँ पर शर्म के मारे हालत खराब होने लगता है। तभी रिको उन दोनों को ऐसे देखकर कहती है, क्या हुआ? तभी हितोशी यूकी से माफी मांगता है। यूकी कहती है, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है। तभी रिको कहती है, क्या ये तुम दोनों के बीच में कोई सीक्रेट लैंग्वेज है? क्या इसका मतलब आई लव यू है? ये सुनकर इन दोनों के ही शर्म के मारे हालत खराब हो जाती है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।